नमस्कार, सुप्रभात। आने न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। वक्त सुबह सवेरे का हो चुका है, खबरों का रुख कर लेते हैं। तो विदेशी मामलों की एक संसदीय समिति की रिपोर्ट में भारत को बांग्लादेश से रिश्ते को लेकर आगाह किया है। वर्तमान में बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता के कारण भारत को भी अपने पड़ोसी देश से रिश्ते को लेकर नए सिरे से सोचने की जरूरत है। साल 1971 की जंग के बाद भारत को बांग्लादेश में सबसे बड़े रणनीतिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रवाद के उभार, इस्लामी संगठनों की दोबारा सक्रियता और चीन पाकिस्तान के बढ़ते प्रभाव ने बांग्लादेश में भारत के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। अगर समय रहते भारत ने अपनी नीति में बदलाव नहीं किए तो वो बांग्लादेश में अप्रासंगिक हो जाएगा। भारत में विदेशी मामलों की एक संसदीय समिति की रिपोर्ट में रेखांकित की गई है। 99 पन्नों की इस रिपोर्ट में समिति ने भारत बांग्लादेश के रिश्तों से जुड़ी उन चुनौतियों का जिक्र किया है जो अगस्त 2024 के बाद खड़ी हुई। तो संसदीय समिति की रिपोर्ट है, भारत को बांग्लादेश से रिश्ते पर मंथन की जरूरत है। इस रिपोर्ट में लिखा गया है, बांग्लादेश में लगातार क्योंकि राजनीतिक संकट है उसको देखकर हिंदुओं को वहां लगातार निशाना बनाया जा रहा है। तो संकट में बांग्लादेश है, क्या भारत अब इसमें हस्तक्षेप करेगा, ये बड़ा सवाल है। संसदीय समिति की रिपोर्ट में ये आग्रह किया गया है, बांग्लादेश से रिश्ते को लेकर मंथन की जरूरत है। बांग्लादेश में लगातार इन दिनों राजनीतिक संकट भी देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही हिंदुओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश पर चीन और पाकिस्तान का प्रभाव कहीं ना कहीं अब बढ़ता हुआ दिख रहा है। इधर एयर इंडिया नई दिल्ली से मुंबई जा रही उड़ान को प्रस्थान के कुछ ही देर बाद तकनीकी खामी का पता चलने के बाद वापस नई दिल्ली लौटना पड़ा। विमान का आईजीआई एयरपोर्ट के रनवे पर इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई जो पूरी तरह से सुरक्षित रही। विमान में करीब 335 यात्री सवार थे। बाद में यात्रियों के वैकल्पिक उड़ान की व्यवस्था कर उन्हें मुंबई भेजा गया। जानकारी के अनुसार फ्लाइट का दाहिना इंजन टेक ऑफ के बाद बंद हो गया था, उसमें ऑयल प्रेशर 0 हो गया था। इसके चलते विमान को उड़ान के 40 मिनट के बाद ही लौटना पड़ गया। इधर मामले को लेकर नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयर इंडिया से एक डिटेल रिपोर्ट मांगी है, साथ ही डीजीसीए को पूरी जांच करने के निर्देश दिए। बता दें कि पिछले 7 दिनों में एयर इंडिया की उड़ान के साथ हुई ये दूसरी घटना है। तो बाल बचे हैं लोग। एयर इंडिया से एक डिटेल रिपोर्ट भी डीजीसीए ने इस पूरे मामले पर मांगी है। डीजीसीए को पूरी जांच करने का निर्देश भी दिए गए हैं। पिछले 7 दिनों में ये एयर इंडिया से जुड़ी हुई दूसरी घटना है। एयर इंडिया की फ्लाइट A1887 की ये घटना है जहां विमान की आपातकालीन लैंडिंग आपको बता दें कर गई। दिल्ली से मुंबई जा रही थी ये फ्लाइट और उड़ान के 40 मिनट बाद ही इसे वापस दिल्ली एयरपोर्ट पर लौटना पड़ा। तो छत्तीसगढ़ सरकार के 2 साल पूरे होने पर जांजगीर में जनादेश पर्व का आयोजन हुआ। इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए। उन्होंने अपने संबोधन में राज्य सरकार की जमकर तारीफ की तो की ही, लेकिन झीरम हमले को लेकर कांग्रेस पर उन्होंने तीखा हमला भी बोला। नड्डा के बयान पर अब कांग्रेस भी आग बबूला हो चुकी है। क्या कहा जेपी नड्डा ने और इससे क्यों मचा है छत्तीसगढ़ में बवाल, देखिए इस रिपोर्ट में। सबसे बड़ी बात यह थी कि नक्सलवाद के साथ समझौतावाद था। आपने ऐसी भ्रष्ट सरकार, बघेल सरकार को, अकर्मण्य सरकार को, जो वायदे न पूरा करे बल्कि धोखा दे, ऐसी सरकार को, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं लॉक स्टॉक एंड बैरल, आपने उसको उखाड़ फेंका और यहां कमल खिलाया। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपने सुना भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को, जो जांजगीर चांपा में भाजपा सरकार की ओर से आयोजित जनादेश पर्व में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। झीरम पर उनके इस बयान के बाद छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस नेताओं के बीच तीखा वार पलटवार शुरू हो चुका है। दरअसल भाजपा की डबल इंजन सरकार बस्तर से मार्च 2026 तक नक्सलवाद खात्मे का संकल्प ले ली है। इसका सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहा है। आज बस्तर में नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। ऐसे में राजनीतिक रूप से झीरम घटना को याद रखना या याद दिलाते रहना भी भाजपा की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। इसलिए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जांजगीर सम्मेलन में यह बताने से नहीं चुके। नड्डा के बयान पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा, बीजेपी सरकार की नाकामी छिपाने बयान दिया गया है।
पूर्व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय का कहना है, तत्कालीन भाजपा की सरकार ने परिवर्तन यात्रा को सुरक्षा नहीं दी, इसलिए झीरम की घटना हुई थी। उधर पूरे मामले को लेकर सीएम साय ने कहा कि कांग्रेसी कहते थे झीरम का सबूत उनकी जेब में है, जब उनकी सरकार आई तो सबूत सार्वजनिक क्यों नहीं किए। जेपी नड्डा जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि उस समय छत्तीसगढ़ में 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। जब झीरम घाटी में घटना हुआ, उससे पहले नक्सलियों ने चिट्ठी भी जारी किया था कि हम परिवर्तन यात्रा के खिलाफ में। तो सबसे बड़ा सवाल है, सुरक्षा क्यों नहीं दिया गया। आज भी शहीद परिवार और पूरे देश आज भी जानना चाहता है कुल मिलाकर कि ये झीरम घटना भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नाकामियों को छुपाने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से मतलब फेल हो चुकी थी, और ये सत्ता हासिल करने के लिए ये झीरम घाटी का घटना जानबूझ के कराया हुआ घटना है। कांग्रेस विपक्ष में था और भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी, तब कांग्रेसी लोग बोलते थे कि झीरम घाटी का सबूत जेब में है। उसके बाद वो स्वयं सरकार में आए, 5 साल तक सरकार चलाई भी, लेकिन वो जेब का सबूत 5 साल तक नहीं निकला। इसको कह सकते हैं, आप लोग अंदाजा लगाइए। झीरम की घटना को 1 दशक से ज्यादा समय हो गया है, लेकिन आज तक इसके किसी गुनाहगार को कोई सजा नहीं हुई। ना ही ये स्पष्ट हो पाया कि यह घटना महज नक्सली हमला था या किसी राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा था। बहरहाल जब बस्तर में नक्सलवाद खत्म हो रहा है, ऐसे में झीरम को लेकर भी स्पष्ट होना चाहिए, आखिर इस घटना के पीछे क्या वजह थी। इस तरह झीरम पर भी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का चैप्टर बंद होना चाहिए। गौरव शर्मा, NH24/7, रायपुर। इधर सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। बैठक में प्रदेश के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि 20 दिसंबर को भोपाल में मेट्रो सेवा की शुरुआत हो चुकी है। अब इंदौर और भोपाल दोनों शहरों में मेट्रो चल रही है। इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज धार और बैतूल में 2 मेडिकल कॉलेज और अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे। बड़वा धामनोद मार्ग को 4 लेन करने का प्रस्ताव भी मंजूर हुआ है, जिसका निर्माण RDC करेगी। लागत लगभग 2500 करोड़ रुपए है। इसके अलावा कैबिनेट ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के विंस कार्यक्रम को भी मंजूरी दी, जिसमें ARG और AWS स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। तो बड़वा धमनोद 4 लेन को मंजूरी है, 2500 करोड़ की लागत से इसका निर्माण होगा। कल हुई मोहन कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं, कई प्रस्तावों को मंजूरी भी मिली है। कैबिनेट में विकास आधारित मुद्दों पर भी चर्चा हुई। बड़वा धामनोद मार्ग 4 लेन अब बनेगा और उसकी कुल लागत आपको बता दें कि 2500 करोड़ रुपए होने वाली है। खबरों में आगे बढ़ते हैं तो मध्य प्रदेश के मालवा और विंध्य क्षेत्र को बड़ी सौगात मिली है, जहां प्रदेश सरकार की पहल पर इंदौर से रीवा के लिए फ्लाइट सेवा की शुरुआत की गई है। पहले ही दिन इंदौर एयरपोर्ट से बड़ी संख्या में यात्री रीवा के लिए रवाना हुए। यात्रियों के उत्साहवर्धन के लिए कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी फ्लाइट में सवार हुए। फ्लाइट में इंदौर से करीब 50 यात्रियों ने टिकट बुक करवाई। ये फ्लाइट इंडिगो एयरलाइंस द्वारा शुरू की गई है, जिनमें खासतौर पर चित्रकूट दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालु शामिल है। लोगों का कहना है कि इंदौर रीवा फ्लाइट शुरू होने से दोनों शहरों के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होगी। तो कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी इस दौरान मौजूद रहे। चित्रकूट जाने वालों के लिए भी ये काफी ज्यादा सुटेबल होने वाला है। मालवा और विंध्य क्षेत्र को बड़ी सौगात मिली है इंदौर से रीवा के लिए, क्योंकि फ्लाइट की शुरुआत की गई है। तो देश भर के रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। अब रेलवे का सफर क्योंकि महंगा होने जा रहा है, रेल मंत्रालय ने 215 किलोमीटर से अधिक की यात्रा पर किराया बढ़ाने का फैसला किया है, जिसका सीधा असर छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश के यात्रियों पर पड़ेगा। हालांकि कम दूरी, लोकल और सीजन टिकट यात्रियों को राहत दी गई है। 26 दिसंबर 2025 से नई दरें लागू हो जाएंगी। देखिए, देश भर में ट्रेनों की लेट लतीफी और ट्रेनों के रद्द होने के कारण रेल यात्री पहले ही परेशान थे और अब रेल यात्रा भी महंगी होने जा रही है। 26 दिसंबर से रेल मंत्रालय ने किराया बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। ये बढ़ोतरी लंबी दूरी की यात्राओं के लिए की गई है।
215 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा करने वाले यात्रियों को अब प्रति किलोमीटर के हिसाब से अधिक किराया देना होगा। रेल किराए में बढ़ोतरी। साधारण श्रेणी 215 किलोमीटर से अधिक यात्रा पर 1 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ोतरी। मेल एक्सप्रेस ट्रेन 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी। छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों पर भी बढ़ोतरी का सीधा असर पड़ेगा। रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसी लंबी दूरी तय करने वालों को अब जेब ज्यादा ढीली करनी होगी। छत्तीसगढ़ से जुड़ा उदाहरण, बिलासपुर से नागपुर दूरी 412 किलोमीटर, 215 किलोमीटर के बाद बचे 197 किलोमीटर पर लगेगा अतिरिक्त किराया। दिल्ली, मुंबई जैसी लंबी यात्रा पर किराया बढ़ोतरी का असर दिखेगा। देश भर में रेलवे की किराया बढ़ोतरी से वित्त वर्ष 2025-26 में करीब 600 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। इस पैसे का इस्तेमाल रेलवे के नेटवर्क विस्तार, ट्रैक मेंटेनेंस और यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने में किया जाएगा। क्यों बढ़ाया गया किराया? 1 दशक से नहीं हुआ था किराया युक्तिकरण। मेंटेनेंस और सुरक्षा खर्च में हो रही है बढ़ोतरी। कर्मचारियों और ऑपरेशन लागत में इजाफा। अगर आप रेल यात्रा करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। 26 दिसंबर से देश भर में रेल यात्रा अब महंगी साबित होने वाली है। रेल के किरायों में बढ़ोतरी कर दी है। 215 से अधिक किलोमीटर की दूरी पर यात्रा करने के लिए 1 पैसे से 2 पैसा प्रति किलोमीटर अधिक का किराया जो है वो अब लगेगा। यानी कि उदाहरण के तौर पर रायपुर से नागपुर, दिल्ली, हैदराबाद समेत अलग अलग राज्य या फिर 215 किलोमीटर से अधिक दूरी की यात्रा अब महंगी पड़ेगी। 26 दिसंबर से ये नई लिस्ट लागू कर दी जाएगी, नया दर लागू कर दिया जाएगा। तो दूसरी ओर देश भर में लोग कहीं ना कहीं रेलवे की व्यवस्था को लेकर के भी परेशान है। लगातार ट्रेनों के रद्द होने और ट्रेनों के देरी से चलने से एक और जहां लोग परेशान हैं, तो अब रेल यात्रियों को कहीं ना कहीं ज्यादा किराया देकर के अब सफर करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन भूपेश आंगले के साथ मोहम्मद सैन, 24/7 रायपुर। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे तो भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव का भिलाई सत्याग्रह आंदोलन लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। सत्याग्रह को एक और दिन आगे बढ़ाया गया है। सेक्टर 9 अस्पताल, मैत्री बाग स्कूलों सहित बीएसपी से जुड़े अनेक मामलों को लेकर सेक्टर 6 सिविक सेंटर में विधायक देवेंद्र यादव सत्याग्रह कर रहे हैं। इस आंदोलन को विभिन्न श्रमिक संगठनों के साथ टाउनशिप क्षेत्र के रहवासियों का भी समर्थन मिल रहा है। दरअसल बीएसपी सालों से चली आ रही व्यवस्था को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी में है, जिसका विरोध किया जा रहा है। तो कांग्रेस की रणनीति पर अब सबकी नजर है। भिलाई सत्याग्रह आंदोलन, भिलाई सत्याग्रह का तीसरे दिन भी आपको बता दें कि जारी रहा। विधायक देवेंद्र यादव का आंदोलन पूरी तरीके से तेज नजर आ रहा है। बीएसपी नियमों के खिलाफ जन आक्रोश भी देखने को मिला है। श्रमिक संगठनों का सत्याग्रह समर्थन है। श्रमिक संगठनों ने सत्याग्रह को समर्थन दिया है। सेक्टर 9 अस्पताल मुद्दा प्रमुख है। टाउनशिप रहवासी आंदोलन में भी शामिल है और इसके साथ ही कांग्रेस की रणनीति पर अब सबकी नजर है। तो स्कूलों के निजीकरण का विरोध भी है। इसमें श्रमिक संगठनों के साथ टाउनशिप रहवासियों का समर्थन भी सत्याग्रह को मिला है। बीएसपी के नए नियमों के खिलाफ नारेबाजी भी लगातार जारी है। विधायक देवेंद्र यादव का सत्याग्रह आंदोलन लगातार जारी। देखिए, हम बस इतना चाहते हैं, भिलाई की बसाहट को बचाए रखना है। भिलाई क्या ये जो एक मिनी भारत का स्वरूप है, इसको बचाए रखना। तरह तरह की बातें सुनते रहते हैं कि सेक्टर 1 को पूरा खत्म कर दिया जाएगा, सेक्टर 4 पूरा खत्म कर दिया, आधा खत्म कर दिया जाएगा, सेक्टर 3 को पूरा खत्म कर दिया जाएगा और उसके वहाँ पे प्लांट आ जाएगा। ये सुनते हैं कि यहाँ पे सेक्टर 9 को पूरा खत्म कर दिया जाएगा। तो हम नहीं चाहते हमारा शहर का हाल जैसे दल्ली राजरा का हुआ या अहिवारा का हुआ या नंदनी का हुआ, तो वैसा नहीं हो हमारे शहर का हाल। भिलाई सत्याग्रह की मांग को लेकर, भिलाई के हितों की मांग को लेकर देवेंद्र यादव जी लगातार तीसरे दिन आज अनशनरत है। उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ा और उसके स्वास्थ्य के बिगड़ने के उपरांत जैसे ही मुझे जानकारी लगी, मैं यहाँ आज पहुँचा सुबह से ही, और मैं भिलाई इस्पात प्रबंधन को, जिला प्रबंधन को इस बात से कहना चाहता हूँ कि जायज मांगों को लेकर वो आंदोलन उपवासरत है, तो उनकी मांगों को पूरा समर्थन करना चाहिए। न केवल समर्थन बल्कि उसे पूरा करना चाहिए।
इधर बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या और धार्मिक तनाव को लेकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बयान सामने आया है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि हिंदुओं को एकजुट और जागरूक होने की आवश्यकता है। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय को स्वयं की सुरक्षा के लिए और धर्म संस्कृति को बचाने के लिए कदम उठाने की प्रेरणा मिलनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने अपील की है कि सनातन संस्कृति और हिंदू समाज को संगठित होकर अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए। बांग्लादेश में परसों हिंदू को जिंदा सड़क पे जलाया, चौराहे पर बांग्लादेश में। क्यों जलाया? क्योंकि वो हिंदू था। यदि तुम आज नहीं जगे, तुम भी भारत में जलाए जाओगे। इसलिए हमारी प्रार्थना है, तुम अपने बच्चों को कार, व्यापार देकर मरो या ना मरो, संस्कार देकर मरना। तो देश में एक बड़ा साइबर अलर्ट सामने आया है। करीब 68 करोड़ ईमेल आईडी और पासवर्ड लोगों के लीक होने की जानकारी सामने आई है। डेटा लीक के चलते सोशल मीडिया से लेकर बैंकिंग तक का खतरा बढ़ चुका है। मध्य प्रदेश स्टेट साइबर सेल ने आम लोगों के लिए एडवाइजरी भी जारी की है, लेकिन इन लीक ईमेल और पासवर्ड में छत्तीसगढ़ के लोगों के भी अकाउंट्स हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ में भी इसका खतरा है। देखिए पूरी रिपोर्ट। देश भर में करोड़ों यूजर्स का निजी डेटा खतरे में है। करीब 68 करोड़ ईमेल आईडी और पासवर्ड डार्क वेब पर लीक होने की जानकारी सामने आई है। ये खतरा इसलिए बड़ा है क्योंकि अगर किसी व्यक्ति का ईमेल का पासवर्ड लीक होता है तो उससे जुड़े फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई और डिजिटल वॉलेट अकाउंट भी हैक हो सकते हैं। ये जानकारी सामने आते ही मध्य प्रदेश स्टेट साइबर सेल ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है। इधर छत्तीसगढ़ के भी कई ईमेल और डेटा इनमें शामिल हो सकते हैं। एमपी ही नहीं, अगर छत्तीसगढ़ में भी, क्योंकि हम रीजन कहीं ना कहीं कनेक्टेड ही हैं, बल्कि ऑल ओवर इंडिया से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि एक बार जाके अपने जीमेल की सिक्योरिटी जरूर से चेक करें। और अगर कहीं ऐसा कुछ कॉम्प्रोमाइज दिख रहा है और अगर लग रहा है कि कहीं कोई इश्यूज है तो www.cybercrime.gov.in पे एक कंप्लेंट जरूर रेज कर दें। बड़ा साइबर अलर्ट, 68 करोड़ ईमेल और पासवर्ड लीक, सोशल मीडिया अकाउंट खतरे में, बैंकिंग और यूपीआई रिस्क में, ऑनलाइन फ्रॉड की आशंका, साइबर सेल एडवाइजरी, तुरंत सभी पासवर्ड बदले, हर अकाउंट के लिए अलग पासवर्ड रखें, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करें, संदिग्ध ईमेल और लिंक से बचे। देश में एक बड़ा साइबर अलर्ट जारी किया गया है। 68 करोड़ से ज्यादा लोगों के ईमेल और पासवर्ड लीक हो गए हैं, जो कि सीधे साइबर फ्रॉड करने वाले लोगों के पास पहुंच रहे हैं। तो अगर आपका ईमेल है और आपने अपना पासवर्ड चेंज नहीं किया है तो फौरन चेंज कर लें, क्योंकि इन 68 करोड़ लोगों के ईमेल और पासवर्ड में देश भर के अलग अलग राज्यों के ईमेल और पासवर्ड आईडीज शामिल हैं। और अगर आप पासवर्ड चेंज नहीं कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपका बैंक अकाउंट भी खाली हो सकता है। साइबर फ्रॉड करने वाले लोग ओटीपी समेत कई महत्वपूर्ण जानकारियां निकाल सकते हैं और यूपीआई फ्रॉड भी कर सकते हैं। और छत्तीसगढ़ के भी कई अकाउंट्स इसमें शामिल हो सकते हैं। गाइडलाइन भी जारी की गई है, जिसके तहत सभी लोगों को अपने ईमेल पासवर्ड बदलने की सलाह दी गई है। फौरन इस ईमेल और अपने पासवर्ड को चेंज कर लीजिए, वरना आपके साथ भी हो सकता है साइबर फ्रॉड हो जाए। कैमरा पर्सन भूपेश आंगड़े के साथ मोहम्मद सैन, आनंद 24/7, रायपुर। बुलेटिन में बात अब इंदौर से एक खबर की करेंगे, जहां आत्महत्या करने वाली छात्रा प्रियाशी राव का सुसाइड से पहले का वीडियो सामने आया है, जिसमें वो रोते हुए कह रही है कि मैं बहुत परेशान हूं, इस व्यक्ति ने मुझे धोखा दिया है, आप भूमि और नवीन को सजा दिलाना। दरअसल हीरानगर थाना क्षेत्र में रहने वाली सेज यूनिवर्सिटी की 19 वर्षीय छात्रा प्रियांशी ने 24 नवंबर को फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था। इस मामले में पुलिस ने नवीन और भूमि नामक युवती को आरोपी बनाया है। पुलिस ने भूमि को गिरफ्तार भी कर लिया है, वहीं नवीन की तलाश की जा रही है। तो छात्रा के आत्महत्या मामले में ये पूरी कार्रवाई हुई है। सुसाइड वीडियो और सच जो है वो संशय बना हुआ है। छात्रा प्रियांशी राय का वीडियो सामने आया है। सुसाइड से पहले का एक वीडियो सामने आया है। मृतका ने प्रेमी और उसकी गर्लफ्रेंड पर
आरोप लगाए हैं। प्रेमी पर धोखा देने का आरोप लगाया है। मैं बहुत परेशान हो गया इसमें, इसने मुझे ना बहुत धोखा दिया। अब ये भूमि को और ये नवीन को सजा दिलाना, हमेशा दिलाना सजा। मेरे को पता मम्मी बहुत पागल कर दिया, बहुत चिंता। मैं नहीं जी पा रहा हूँ नवीन के बिना, और मैं नहीं जी पाऊंगा। प्लीज सॉरी। नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पिछले महीने एक युवती के द्वारा आत्महत्या की गई थी और वो स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और उसका एक आउटलेट भी था। उसकी मित्रता एक नवीन नाम के लड़के से मित्रता हुई और एक भूमिका से नवीन के साथ फिर कुछ उससे उसकी फ्रेंडशिप अच्छी हो गई। फिर कहीं इन दोनों के द्वारा एक लड़की जो भूमिका है और नवीन के द्वारा उसको प्रताड़ित किया जाने लगा। इस पर से उसने एक सुसाइड कर लिया था, जो लोहे की चेन से सुसाइड कर लिया था और इसमें मर्ग कायम किया गया था। इसमें उसने मरने से पहले एक वीडियो भी डाला गया था, वीडियो बनाया था उसने, जो इन्वेस्टिगेशन में मर्ग जांच में मिला है। इधर दतिया पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 4 अंतर्राज्यीय बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों के पास से 5 पिस्टल बरामद हुए हैं। पुलिस के अनुसार शेखपुरी से 4 बदमाश कार से दतिया की तरफ आ रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। तो 4 अंतर्राज्यीय बदमाश गिरफ्तार हुए। बदमाशों के पास से 5 पिस्टल भी बरामद हुए हैं। मुखबिर की सूचना पर यह पूरी कार्रवाई दतिया में हुई है। तो पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दतिया पुलिस की अगर हम बात करें तो 4 अंतर्राज्यीय बदमाश गिरफ्तार हुए हैं और इन चारों के पास से आपको बता दें कि 5 पिस्टल भी बरामद हुए हैं। तो क्या आप जानते हैं कि 22 दिसंबर को साल का सबसे छोटा दिन रहता है। 22 दिसंबर के दिन में सूर्य की रोशनी 10 घंटे 40 मिनट की रही। वहीं 22 से 23 दिसंबर की रात का अंधेरा 13 घंटे 19 मिनट का रहा। दिसंबर साल का आखिरी महीना होता है। प्रतिवर्ष दिन छोटा होने की खगोलीय घटना होती है। उज्जैन के जीवाजी राव वैद्यशाला के अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र कुमार गुप्त ने इस खगोलीय घटना के बारे में जानकारी। खगोलीय दृष्टि से आज का दिन काफी महत्वपूर्ण रहता है। हम सभी लोग जानते हैं पृथ्वी सूर्य के चारों परिक्रमा करती है, जिस कारण सूर्य हमको कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच गति करता हुआ दिखाई देता है। इस वर्ष 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत है, जिस कारण उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे छोटा और रात सबसे बड़ी है। अगर हम उज्जैन के संदर्भ में देखें तो 10 घंटे और 41 मिनट का दिन है और 13 घंटे 19 मिनट की हमारी रात है। इस घटना को वेधशाला में हम शंकु यंत्र के माध्यम से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। और इसी के साथ सुबह सवेरे में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला INH पर लगातार जारी है। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।